दोस्तों, आज की कहानी है भाग्यवान औरत ही घर में ऊर्जा बनाए रखती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। देखो सुधा, हम दोनों अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर चल रहे हैं। तुम हर समय खामोशी की चादर ओढ़कर मत रहो। जब तक ऊपर वाले ने हम दोनों को साथ रहने को लिखा है, हम रहेंगे ही। खुशी से जियो, भविष्य का डर लेकर मन में मत चलो। बिछड़ना तो प्रकृति का नियम है। जितनी आसानी से तुम ये समझ लोगी, तुझे आने वाले समय का डर कम लगेगा। कल्पना की दुनिया में बेकार की पड़ी रहती हो। अपनी गुमसुम रहती पत्नी को देखकर उसे बोलते जा रहे थे विनोद बाबू। पता नहीं इस उम्र में वो अवसाद से कैसे गिरती जा रही थी। अगर अवसाद का निराकरण समय पर नहीं किया जाए तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इस समय परिवार वालों का बहुत सपोर्ट चाहिए होता है। इंसान को खुद अपने आप से लड़ना पड़ता है। चलिए कुछ पहले के समय को याद करते हैं। सुधा जी को अपने पति से बेहद प्यारे विनोद बाबू के दिनचर्या के साथ ही उसे जीना मरना है। अपना भी कुछ ख्याल रख ले। सो नहीं, उनके पसंद के खाने, उनके पहनने, सबका ध्यान रखती। शुरू से ही क्या मजाल जो उनके बिना पूछे एक दिन भी कुछ खाना बनाया हो। बच्चों के जैसा उनका भी ध्यान रखती। कभी कभी जला जाते विनोद बाबू। 18 वर्ष की उम्र में सुधा के माँ बाप ने सुधा की शादी पड़ोस के शहर में रहने वाले सुरेश बाबू के बेटे विनोद से कर दी। अभी इंटर का एग्जाम ही पास की थी सुधा और शादी की बात शुरू हो गई। कभी उसने विरोध भी न किया शादी का। शादी के दिन सजी धजी सुधा एकदम गुड़िया लग रही थी। शादी के मंडप पर राम सीता की जोड़ी लग रही थी। दोनों की लोग दोनों की बलियां लेते नहीं थक रहे थे। अब विदाई का वक्त आ गया। कलेजे के टुकड़े को अपने से अलग करना माँ बाप के लिए बहुत कठिन होता है, पर क्या करे, कोई सदियों की रीत यही है। खुशी भी इसी में है। सुधा की विदाई के वक्त माँ ने सुधा को गले लगाते वे जो पाठ पढ़ाए बस उसी को गांठ बांध लाई। पति को परमेश्वर समझती, दोनों कुलों की रीत निभाती, बड़े सुकून से ससुराल में आनंद के साथ जी रही थी। विनोद बाबू बहुत ध्यान रखते अपनी माँ के साथ। पत्नी का अम्मा जी को जल्दी पड़ी थी कि पोते का मुंह देखने को मिल जाए। हुआ भी वही। जल्दी ही संभव गोद में आ गया। सुधा के अपने जापे में दिन बिताना सुधा को बंधन जैसा लगता। किसी तरह समय पूरे होने पर घर के हर काम के मोर्चे पर मुस्तैदी से खड़ी हो गई। हर काम की जिम्मेवारी लेती हुई खुशी से सब काम करती रहती। घर में काम वाली बई थी तो उसका भी हाथ बटा देती। उसके काम में दादी पोते को कभी गोद में लेकर दुलार करती तो कभी मालिश करने में लगी रहती। समय पर सुधा दूध पिला दे जाती। संभव अच्छी देख रेख में पलता रहा। दादी नानी के सहयोग से बच्चा आसानी से पल जाता है। नवजात शिशु को बिना परिवार के सहयोग के अकेले उसके माँ बाप को पालना मुश्किल हो जाता है। या बड़ों के अनुभव बहुत काम आते हैं। संभव बड़ा हो गया, स्कूल की पढ़ाई पूरी कर कॉलेज की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया। अब हॉस्टल में रहने लगा था। इसी बीच दादी के निधन की खबर मिली। उसको समय पर घर ना जा सका क्योंकि फाइनल एग्जाम चल रहे थे। उसके दादी से बड़ी जुड़ाव था उसका। किसी तरह अपने एग्जाम और दादी के साथ बिताए पल में संतुलन बना पाया। संभव
पापा हर समय फोन से सांत्वना देते रहते, समझाते रहते, तब जाकर वो संभल पाया। एक दो बार विनोद बाबू संभव से मिल भी आए। मठरी, गुड़ी, गुजिया, नमकीन जो सुधा से बनाए थे वो दे आए। इधर विनोद बाबू के ऑफिस जाने के बाद सुधा घर पर एकदम अकेले रहती। नकारात्मक सोच उस पर हावी होते रहता। अब साथ में गिरते जा रही थी, ना तो ठीक से खाती न पहनती, सूखते जा रही थी। दिनों दिन माँ जी के चले जाने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई थी उस पर। उससे ना संभाला जाता तो विनोद बाबू सब निपटाते रहते। विनोद बाबू कुछ दिन से गौर करते आ रहे थे, सुधा तन से ज्यादा मन से थक रही है। उन्होंने खुद से ही उसका इलाज करने सोचा। सुधा के मन मस्तिष्क पर गिरते आंसुओं का निदान बहुत सरल स्तर पर शुरू किया। सुधा को किसी भी केस में खुश रहना है, ये बीड़ा मन ही मन उठाया। चलो सुधा, आज तुम्हें कुल्हड़ वाली चाय पिलाने ले चलते हैं, बहुत पसंद है ना तुझे। सुधा ने हाँ में सर तो हिलाया, लेकिन जाने से मना कर दी। अब कौन जाता है फालतू में, बाहर कपड़े बदलने पड़ेंगे, बालों को कंघी करना होगा। आखिर बड़ी मुश्किल से प्यार से समझाकर विनोद बाबू उसे चाय पिलाने आए। अपने पसंदीदा कुल्हड़ की चाय पीते हुए आनंदित दिख रही थी सुधा। सामने कुछ ही दूर पर भुनी मूंगफली की ढेर लगाए एक आदमी बेच रहा था। चाय खत्म कर खाली कुल्हड़ को एक और किनारे रखकर मूंगफली लेने चली गई। उसने मूंगफली वाले से आधे किलो मूंगफली तोलने को कहा। नमक की 4 पुड़िया मूंगफली वाले ने पॉलीथीन में इकट्ठे डाल दी। अरे सुधा, बड़े दिनों बाद दिखी, और ये कि आपने हालत बना ली हो, इतनी कमजोर हो गई हो। मिसेस तने जाने पूछा। अरे क्या बताऊं, माताजी का अचानक चले जाना, संभव हॉस्टल चला गया, इनकी रिटायरमेंट हो गई। अब तो कोई काम में मन ही नहीं लगता है, घर में काफी सुनापन लगता है। उम्र भी कुछ कुछ संकेत देती रहती है। किसी एक के चले जाने से दूसरा कैसे रहेगा अकेले, बहुत तरह की उलझन रहती है मन में। क्या बात करती हो सुधा, सुनेपन को अपने दिल में तुमने जगह दी है। मुझे देखो, मेरे दोनों बच्चे विदेश में रहते हैं, हम दोनों पति पत्नी घर में रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और मस्त रहते हैं। और औरत ही घर में ऊर्जा बनाए रखती है। औरत के इर्द गिर्द ही घर की खुशियाँ और रिश्तों की बेल लिपटी रहती हैं। अब तुम पर है, उनमें तुम कितने रंग डाल सकती हो। खुश रहा करो, रोज अच्छे से बन ठन कर रहो। अलमारी में पड़े अच्छे कपड़ों को रोज पहनो। क्या फायदा कपड़ों के पड़े रहने का। चलो अब निकलती हो, बहुत काम है। होली के लिए गुलाल भी लेने हैं, ठंडे भी लेनी है। तुम दोनों आना होली में मेरे घर पर। और मिसेस तनेजा निकल गई। सुधा उसको देखते रही। कितना मेंटेन करके रखा है अपने को गरिमा। तनेजा ने व्यवस्थित बाल, आईब्रो, अच्छे कपड़े, नेल पॉलिश, संपल में थोड़ी हील वाली। सुधा को अपने रख रखाव पर तरस आया। बीवाई फटी एड़िया को सुपाने लगी। साड़ी में पुरानी चूड़ियां कलाई में पड़ी थी। सफेद बाल जगह जगह से झांक रहे थे सर पर। सुधा अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी। जैसे हम घर के कोई भी चीज की रख रखाव पर ध्यान देते हैं, वैसे ही हमें खुद के रख रखाव पर भी ध्यान देना चाहिए। इससे चीजों की और खुद की गरिमा बनी रहती है। दूर सुधा के हस्बैंड किसी चीज की
मोल मोलाई कर रहे थे। सुधा उनके पास जा पहुंची। बंगल की दुकान से ढेर सारा ऑर्गेनिक गुलाल लिया। हर रंग के गुलाल, गरिमा, तनेजा, कुछ तो सुधा के अंदर ऊर्जा संसार कर गई थी। काफी सारे रंग उसके चेहरे पर आ जा रहे थे। बहुत खुश